ये मूवी ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया का है और आज तारीख है 4 जुलाई 1969 जहां खूब सारे फायरवर्क्स चलाए जा रहे हैं। इसके बाद हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम डार्लेन है और लड़के का नाम माइक है। वैसे इस समय डार्लेन का तगड़े तरीके से मूड बन रहा है मगर उसके मूड की तब ऐसी तैसी हो जाती है जब एक कार उनके पीछे से आकर हाई बीम लाइट देने लगती है। इनको लगता है कि कोई चोर उचक्का होगा मगर पिछली कार में से एक आदमी बाहर निकलकर इन लोगों को ठोक देता है। इसके बाद जब एक पुलिस वाला यहाँ आकर चेक करता है तो वो देखता है कि किसी ने 2 जवान बच्चों को बेरहमी से मार दिया है। इसके बाद हमें 4 हफ्ते बाद सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉबर्ट ग्रेस्मिथ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में काम करता है और तो और वो प्रोफेशनली न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट है। इसके बाद मीटिंग हॉल में आज की मीटिंग चालू हो जाती है जहाँ पर हम पॉल एवरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर है जो ऑब्वियसली यहाँ टशन झाड़ रहा है। मगर तभी यहाँ पर एक लेडी आकर एडिटर को एक लेटर पकड़ाती है जिसे पढ़कर एडिटर काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि इस लेटर का राइटर वो किलर है जिसने 4 हफ्ते पहले पार्क में डार्लेन और माइक को मारा था और उस किलर ने इस लेटर में अपने सभी क्राइम्स को एक्सेप्ट करते हुए लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पेपर में इस लेटर को पब्लिश करो और अगर नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरा लेटर पब्लिश नहीं हुआ तो मैं अपनी किलिंग स्प्री को चालू कर दूंगा। वैसे मैंने इस लेटर में अपनी आइडेंटिटी के क्लूज भी छोड़े हैं तो मेरे बनाए पजल्स को सॉल्व करो और मुझे ढूंढने की कोशिश करो। तो ये सब जानकर पॉल काफी सीरियस हो जाता है और इसी समय रॉबर्ट भी जल्दी से पजल्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर रहा था। इसके बाद पॉल जो कि क्राइम रिपोर्टर है वो अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज से लेटर में लिखी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को चेक करवाने लगता है। वेल पॉल के इन्फॉर्मर तो पुलिस वाले थे तो उसे जल्दी से कंफर्मेशन मिल जाती है तो पॉल एडिटर को जाकर बताता है कि ऐसे ही लेटर कैलिफोर्निया के सभी न्यूज़पेपर को भेजे गए हैं। तो एडिटर स्टाफ से कहता है कि स्टोरी तैयार करो, हम इस लेटर को छापने वाले हैं। इसके बाद सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस लेटर में दिए गए पजल्स को सॉल्व करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन के न्यूज़पेपर में पजल को छाप दिया जाता है तो हमें पता चलता है कि किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को डिफरेंट पजल्स भेजे हैं। इस सब के 3 दिन बाद पॉल रॉबर्ट को कांटेक्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि रॉबर्ट भी पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ है। तो पॉल रॉबर्ट को बोलता है कि बेकार मेहनत करना बंद करो, इस पजल को ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। और रॉबर्ट ये जानकर काफी हैरान है कि एक हिस्ट्री टीचर ने इस पजल को फर्स्ट डे ही सॉल्व कैसे कर लिया। पजल में किलर का कोडेड मैसेज लिखा हुआ था कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है क्योंकि इंसानों को मारने में जो मजा है वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने में भी नहीं है क्योंकि इंसान दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर हैं। रॉबर्ट देखता है कि पजल का एक पार्ट अभी भी सॉल्व होना बाकी है जिसे वो टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो रॉबर्ट जल्दी से बाकी बचे पजल को सॉल्व करने लगता है जिसे मिलाकर कुछ नाम बन रहे थे मगर इस पजल में सबसे ज्यादा फोकस डेंजरस एनिमल्स पे दिया गया था। तो पॉल ये देखकर काफी खुश है कि रॉबर्ट काफी टैलेंटेड बंदा है। इसके बाद क्रॉनिकल के स्टाफ को एक और लेटर आता है जिसे उसी किलर ने भेजा है और तो इस बार किलर ने खुद को एक नाम भी दिया है जो कि ज़ोडिएक है। इसके बाद हमें 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेक के पास एक कपल मजे कर रहा था जिसमें मेल का नाम ब्रायन है और फीमेल का नाम सिसिलिया है। सिसिलिया नोटिस करती है कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है और ये देखकर सिसिलिया काफी डर जाती है क्योंकि उस आदमी ने अजीब सी ड्रेस पहनी हुई है और तो और उस आदमी के पास गन भी है। तो ये देखकर ब्रायन और सिसिलिया काफी घबरा जाते हैं। वेल ये आदमी असल में ज़ोडिएक किलर है जो अपने न्यू शिकार पे आया है। इसके बाद ज़ोडिएक सिसिलिया को बांध देता है और यही हाल ब्रायन का भी होता है। इसके बाद ज़ोडिएक अपनी चाकू से इन दोनों को मार देता है और तो ज़ोडिएक ने आने से पहले ब्रायन के कार पे एक मैसेज भी छोड़ा है जिस पर एक गन शॉट का सिंबल बना हुआ है और ऐसा ही सिंबल ज़ोडिएक के कपड़ों पे भी बना हुआ है। वैसे इस डबल मर्डर में ज़ोडिएक के अटैक से ब्रायन बच जाता है। यह हो सकता है ज़ोडिएक ने जानबूझकर ब्रायन को जिंदा छोड़ दिया है। इसके बाद आई विटनेस के हिसाब से रॉबर्ट ज़ोडिएक का स्केच बनाने लगता है। तो पॉल कहता है कि पिछले महीने ज़ोडिएक ने वलेगो में 2 लोगों को मारा था और अब उसने नापा जाकर तीसरा मर्डर क्यों किया है और तो और वो लवर्स को ही टारगेट क्यों कर रहा है। मगर इस सवाल का जवाब रॉबर्ट के पास भी नहीं है। मगर रॉबर्ट पॉल को बताता है कि ज़ोडिएक के प्रीवियस लेटर में एक लाइन थी जो है द मोस्ट डेंजरस गेम ऑफ ऑल और कोइंसिडेंटली रॉबर्ट ने ये लाइन एक मूवी में सुनी है जो कि एक बुक पे आधारित है जिसका नाम है द मोस्ट डेंजरस गेम। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोड पे खूब सारी टैक्सी मौजूद हैं जिनमें से एक टैक्सी में ज़ोडिएक भी बैठा हुआ है जो टैक्सी को सुनसान जगह ले जाकर टैक्सी ड्राइवर को ठोक देता है।
इसके बाद हमें दो डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं जिनका नाम डेविड तोशी और बिल आर्मस्ट्रांग है। ये दोनों क्राइम सीन तक पहुंच जाते हैं। इनको एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि थोड़ी देर पहले एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी गई है और आई विटनेस के हिसाब से सस्पेक्ट कोई राउंड फेस वाला व्हाइट मेल है। मगर काफी जांच के बाद भी डेव को ये समझ में नहीं आ रहा कि किलर ने ऐसे अजीब तरह से मर्डर क्यों किया है। 3 दिन बाद क्रॉनिकल न्यूज़पेपर को एक और मेल आती है जो कि ऑब्वियसली जोडियाक की ही थी। इस बार उसने एक कपड़े का टुकड़ा भी भेजा है। तो मीटिंग हॉल में पॉल जोडियाक का लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि उस टैक्सी ड्राइवर को मैंने ही मारा है, जिसका एविडेंस एक कपड़े का टुकड़ा है जिसमें तुम्हें डेड पर्सन के ब्लड ड्रॉप भी मिल गए होंगे। लेटर के थ्रू जोडियाक कह रहा है कि इंसिडेंट वाली जगह पे आई पुलिस काफी बेवकूफ थी क्योंकि उन्होंने पार्क को सर्च करने की कोशिश भी नहीं की। मैं पूरे टाइम पार्क में ही मौजूद था। अगर उन्होंने सर्च किया होता तो शायद वो लोग मुझे पकड़ पाते। तभी मीटिंग हॉल में डिटेक्टिव डेव और उसका पार्टनर आ जाता है जहां हल्क की आयरन मैन से मुलाकात होती है। वेल जस्ट जोकिंग, असल में डिटेक्टिव डेव यहाँ पर कैग ड्राइव के शर्ट का कपड़ा लेने आया है ताकि वो उसकी जांच करवा सके। यहाँ पर सभी को पता चलता है कि जोडियाक का नेक्स्ट टारगेट कोई स्कूल बस है। तो न्यूज़पेपर का हेड बोलता है कि इस न्यूज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए वरना सिटी में लोग पैनिक करने लगेंगे। तो जब नेक्स्ट डे रॉबर्ट का बेटा स्कूल के लिए जाने वाला होता है तो रॉबर्ट अपने बेटे को स्कूल बस से जाने नहीं देता क्योंकि उसे डर है कि कहीं इसी बस पर हमला न हो जाए। नेक्स्ट डे प्रेशर में आकर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल वाले स्कूल बस थ्रेट से रिलेटेड न्यूज रिलीज कर देते हैं और पुलिस भी अलग अलग काउंटीज की पुलिस के साथ कोऑपरेट करके जोडियाक को ढूंढने लगती है जिसमें उन्हें एक जगह पे जोडियाक के फुटप्रिंट मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जोडियाक ने जिस कपल को मारा था उसमें वो लड़का यानी कि माइक अभी भी जिंदा है और शायद उसने जोडियाक की शक्ल भी देखी है। मगर न जाने क्यों माइक पुलिस वालों से मिलना नहीं चाहता और ऐसे ही करते करते काफी समय बीत जाता है मगर किसी को भी जोडियाक का कुछ भी पता नहीं है। इवन उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि जोडियाक लोगों को मार क्यों रहा है और तो और इन किलिंग्स का कोई पैटर्न है भी या नहीं, क्योंकि लास्ट मर्डर का पैटर्न पहले से डिफरेंट है क्योंकि ये जोडियाक का फर्स्ट सिंगल मर्डर है वरना वो डबल मर्डर ही करते आ रहा है। स्पेशली जोडियाक डबल मर्डर्स में लेडीज को जान से मार देता है और मेल्स को हेविली इंजर्ड करके जिंदा छोड़ देता है। न जाने कि उसे लवर्स और स्पेशली फीमेल लवर से इतनी नफरत क्यों है। मगर फिर से इनकी सारी थ्योरी बेकार हो जाती हैं क्योंकि जोडियाक ने कैब ड्राइवर को जो मारा था जो कि मेल था। तो रॉबर्ट गैस करता है कि जोडियाक अपना किलिंग पैटर्न चेंज करना चाहता है। इसके कुछ दिन बाद डेव को रिपोर्ट मिलती है कि एक आदमी ने पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया है। वो खुद को जोडियाक बता रहा है और तो और वो टीवी के मॉर्निंग शो पर मेलविन नाम के लॉयर से बात करने की डिमांड कर रहा है। तो पुलिस वाले जल्दी से मेलविन को टीवी शो के स्टूडियो ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि हो सके तो जोडियाक को कन्विंस करो कि वो तुमसे कहीं अकेले में मिलने आ सके। इसके बाद थोड़ी ही देर में शो के दौरान जोडियाक का कॉल आता है जो अपने आप को सैम नाम से इंट्रोड्यूस करता है और काफी देर बात करने के बाद सैम मेलविन को सिटी चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। तो पुलिस वाले जल्दी से चर्च की तरफ जाने लगते हैं मगर उन्हें चर्च में सैम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सेकंड इंसिडेंट का सर्वाइवर सैम की आवाज सुनकर कंफर्म करता है कि कॉल करने वाला आदमी जोडियाक नहीं है। अगले दिन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में फिर से जोडियाक का लेटर आता है जिसमें वो पुलिस वालों को टॉन्ट कर रहा है कि यहाँ की पुलिस उसे छू भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि जोडियाक ने लेटर में बॉम्ब बनाने के फॉर्मूले के साथ साथ कुछ ड्राइंग भी भेजी हैं जो कि चेक करने पे सही साबित होती हैं। यानी जोडियाक बॉम्ब बनाना भी जानता है। इसके बाद पॉल और रॉबर्ट ड्रिंक करने जाते हैं जहां ये लोग अपने पास्ट, अपने स्पेशल इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बात करते हैं। इस सब के 1.5 महीने बाद जोडियाक एक और लेटर भेजता है मगर इस बार उसने लेटर क्रॉनिकल के बजाय मेलविन को भेजा है। लेटर में लिखा है कि मैं खून करना नहीं चाहता मगर मैं मजबूर हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे जोडियाक ने मेलविन को कैब ड्राइवर के शर्ट के टुकड़े भी भेजे हैं मगर अब मेलविन काफी कंफ्यूज्ड है कि जोडियाक ने उसको लेटर क्यों भेजा है। इस सब के 2.5 महीने बाद जोडियाक का अगला लेटर आता है और ये सिलसिला चलता रहता है जहां जोडियाक लोगों को मारने की बात को एज अचीवमेंट अपनी हंटिंग स्टोरी न्यूज़पेपर को भेजता है मानो ये सब जोडियाक के लिए कोई खेल हो। इसके बाद पॉल रॉबर्ट को बताता है कि हमारा न्यूज़पेपर अब से जोडियाक के लेटर को छापने नहीं वाला। हायर-अप्स देखना चाहते हैं कि जोडियाक कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद पॉल रॉबर्ट को एक कटिंग दिखाकर बताता है कि जोडियाक ने अपना नाम और सिंबल इस वॉच के एड से चुराया है और तो जोडियाक के भेजे हुए लेटर में से एक स्टोरी कन्विंसिंग नहीं है। इस स्टोरी का किलर तो काफी समय पहले ही पकड़ा जा चुका है और ऐसा लगता है कि जोडियाक कोई रियल किलर नहीं है, वो तो बस रियल किलर के काम का क्रेडिट लेना चाहता है। और अब जोडियाक और उसकी मर्डर मिस्ट्री को चलते चलते पूरा 1 साल हो चुका है मगर किसी के पास कोई भी क्लू नहीं है कि असल में जोडियाक है कौन।
नेक्स्ट वीक पॉल को एक लेटर आता है जिसमें खून से सना एक कपड़ा था, जिसे देखते ही पॉल समझ जाता है कि ये लेटर जोडियक का है, यानी अब पॉल जोडियक की नजर में आ चुका है। तो अब पॉल काफी डरा हुआ है क्योंकि इस लेटर में जोडियक ने पॉल को मारने की धमकी दी है। तो नेक्स्ट डे ही पॉल गन का लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेट करते करते न्यू फैक्ट सामने आते हैं, जिन्हें चेक करने के लिए डेव और उसके साथी रिवर साइड नाम की जगह जाने लगते हैं, जहां जोडियक ने अपना पहला मर्डर किया था। वहीं सभी डिटेक्टिव पॉल से काफी नाखुश हैं क्योंकि पॉल ने एक आर्टिकल छापा है जिसके हिसाब से पॉल के पास जोडियक की आइडेंटिटी का कोई पॉसिबल क्लू है, मगर पॉल ने इस बारे में पुलिस से कुछ भी शेयर नहीं किया है। इसके बाद जल्द ही डेव अपने साथी के साथ रिवर साइड के पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहां ऑफिसर इन्हें एक केस फाइल दिखाते हुए बताता है कि चेरी नाम की लड़की को 1966 में मारा गया था, जिसके मारे जाने से 3 दिन बाद उसके किलर ने पुलिस, मीडिया सभी को लेटर भेजे थे ताकि वो उसकी स्टोरी को छाप सके। ये आदमी ऐसा करके फेमस होना चाहता था। ऑफिसर बोलता है कि ये मर्डर जोडियक के किए गए मर्डर से काफी ज्यादा मैचिंग है। इवन दोनों किलर की हैंडराइटिंग भी काफी मिलती जुलती है। पॉसिबली जोडियक ही चेरी का किलर है या वो चेरी के किलर को इमिटेट करके अपनी पहचान बनाना चाहता है। मगर अगले ही दिन डेव की दिमाग की दही हो जाती है क्योंकि अगले दिन पुलिस स्टेशन में काफी सारे लोग आ जाते हैं जो सभी क्लेम करते हैं कि उन्हें जोडियक की रियल आइडेंटिटी का पता है। तो पुलिस वाले एक एक करके इन सभी के इंटरव्यू लेने लगते हैं और इन इंटरव्यूज को करते करते और 8 महीने निकल जाते हैं। यानी जोडियक मर्डर मिस्ट्री को चलते चलते 2 साल हो चुके हैं, मगर स्टिल किसी के पास भी जोडियक से रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं है। और इन्हीं सब इंटरव्यूज के बीच में एक इंटरव्यू डिटेक्टिव का ध्यान खींच लेता है जो कि आर्थर ले एलन का था, जिसकी काफी सारी डिटेल्स और हैबिट जोडियक से मिलती हैं। पुलिस वालों को लगने लगता है कि प्रोबेबली आर्थर ही जोडियक है। वेल, पुलिस वालों को फर्स्ट टाइम कोई रियल क्लू मिला है तो वो खुश तो होंगे ही। जल्द ही आर्थर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि आर्थर दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। तो डेव और उसका पार्टनर पुलिस चीफ से परमिशन लेकर आर्थर से मिलने जाते हैं, मगर उन्हें आर्थर से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मगर फिर भी पुलिस हार नहीं मानती। वो लोग आर्थर की बाकी फैमिली का इंटरव्यू लेते हैं जो आर्थर का नाम क्लियर करने के लिए आर्थर की पुरानी हैंडराइटिंग दिखाते हैं, जिनकी जांच करने में पता चलता है कि जोडियक और आर्थर की हैंडराइटिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से डेव काफी ज्यादा नाखुश है क्योंकि उनकी पहली लीड भी बेकार हो चुकी है। तो डेव का पार्टनर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। डेव बोलता है कि मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि आर्थर जोडियक नहीं है, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि मैं चाहता था कि आर्थर ही जोडियक निकले ताकि मैं उसे पकड़कर जेल में डाल सकूं ताकि ये केस सॉल्व हो सके। वहीं अब पॉल की भी ऐसी तैसी हो चुकी थी, वो हर समय डर डर के जी रहा है। एक दिन न्यूज़पेपर का एडिटर पॉल को अपने ऑफिस बुलाकर कहता है कि हम लोग जोडियक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और पब्लिशिंग बंद कर रहे हैं और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम अपनी जॉब छोड़ सकते हो। तो पॉल अपनी जॉब छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट डेव को एक थिएटर में मिलता है। दोनों ही अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने आए थे। तो डेव रॉबर्ट से बोलता है कि जोडियक तो एक लेजेंड बन चुका है क्योंकि अब तो उसके ऊपर मूवीज भी बनने लगी हैं और तो ये मूवी हिट भी जा रही हैं। ये जोडियक तो रोल मॉडल बनता जा रहा है। और फिर ऐसे ही चलते चलते 4 साल और बीत जाते हैं जिनमें पुलिस, मीडिया या किसी को भी जोडियक का कोई भी लेटर नहीं मिलता और अब सभी को लगता है कि जोडियक ने मर्डर करना छोड़ दिया है। इसके बाद ऐसे ही एक दिन बेल डेव को बताता है कि मैं होमसाइड डिपार्टमेंट से ट्रांसफर ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब जोडियक को और इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट ने जोडियक से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स और उसके लेटर को इकट्ठा करके एक कलेक्शन बुक बना ली थी। तो एक दिन उसे आइडिया आता है कि क्यों न जोडियक के ऊपर एक बुक लिखी जाए। तो रॉबर्ट सीधा पॉल के घर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल की तो ऐसी तैसी हो रखी है, उसने दारू और ड्रग लेना चालू कर दिया है। इसके बाद रॉबर्ट पॉल से कहता है कि मैं जोडियक के ऊपर एक बुक लिखना चाहता हूँ जिसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद है। तुमसे ज्यादा डीपली किसी ने भी जोडियक को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। तो पॉल कहता है कि मैं जोडियक को 4 साल पहले ही इन्वेस्टिगेट करना बंद कर चुका हूँ और तो और मैंने उससे रिलेटेड फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि वैसे भी जोडियक मुझे मारने वाला नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो ये सुनकर रॉबर्ट काफी ज्यादा अपसेट है। इसके बाद रॉबर्ट डिटेक्टिव डेव से मिलने जाता है ताकि वो कुछ डाटा कलेक्ट कर सके, मगर डेव उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। मगर फिर भी डेव रॉबर्ट से कहता है कि तुम नापा के पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ के कैप्टन केन नार्रो से मिलो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे। तो रॉबर्ट सीधा नापा जाकर कैप्टन केन नार्रो से मिलता है ताकि वो जोडियक से रिलेटेड
पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सके। तो काफी रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन उसे ज़ोडिएक के किए गए फर्स्ट डबल मर्डर्स की फाइल चेक करने की परमिशन दे देता है। तो रॉबर्ट जल्दी से केस फाइल चेक करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ज़ोडिएक की फर्स्ट विक्टिम डार्लेन बहुत ही सुंदर थी, जिसके बहुत सारे चाहने वाले थे। और इन्हीं फाइल्स में आर्थर ले का भी जिक्र है, और ये जिक्र डार्लेन की सिस्टर लिंडा ने किया था। लिंडा के हिसाब से आर्थर प्राइम सस्पेक्ट है। यहाँ से जाने के बाद रॉबर्ट डार्लेन से रिलेटेड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लिखने लगता है। रॉबर्ट को पता चलता है कि जिस रात डार्लेन मारी गई थी, उस रात डार्लेन के सभी रिश्तेदारों को एक कॉल आया था, जिस पर किसी आदमी ने हैवी वॉइस में बात की थी। रॉबर्ट को लगता है कि पॉसिबली ज़ोडिएक पर्सनली डार्लेन को जानता था, और शायद जेलेसी की वजह से उसने डार्लेन और उसके बॉयफ्रेंड पे हमला किया होगा। तो रॉबर्ट डेव के पास जाकर ये सारी बातें बता देता है कि मर्डर से पहले डार्लेन को कोई आदमी फॉलो कर रहा था, और तो और उसके घर पे कॉल भी आ रही थी, जिन पर हैवी ब्रीदिंग की आवाजें सुनाई देती थीं। इसके बाद रॉबर्ट डेव से कहता है कि मैं डार्लेन की सिस्टर लिंडा से मिलना चाहता हूँ, शायद वो ज़ोडिएक के बारे में कुछ जानती हो, जिसके लिए डेव मान जाता है। अब धीरे धीरे इस समय रॉबर्ट की फैमिली बिखरती जा रही है, क्योंकि रॉबर्ट का ध्यान अपनी फैमिली से ज्यादा ज़ोडिएक को ढूंढने में लगा हुआ है। इसके बाद 25 अप्रैल 1978 को डेव को क्रॉनिकल से एक कॉल आता है, जिसके हिसाब से इतने साल बाद ज़ोडिएक ने क्रॉनिकल न्यूज़पेपर को न्यू लेटर भेजा है, और तो और इस लेटर में डिटेक्टिव डेव को भी मेंशन किया गया है। तो जब डेव पुलिस डिपार्टमेंट जाकर उस लेटर को चेक करता है, तो डेव के सुपीरियर उसे अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ज़ोडिएक का केस तो बंद हो चुका है। तो प्रोबेबली अटेंशन सीख करने के लिए ये लेटर डिटेक्टिव डेव ने फोर्ज किया है। वेल गाइस, ये लोग ज़ोडिएक को इतने साल से ढूंढ नहीं पाए, तो अब ये लोग इस पॉसिबिलिटी को ही एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि ज़ोडिएक इतने साल बाद फिर से लेटर भेज सकता है, और इस वजह से डेव को होमिसाइड डिवीजन से बाहर कर दिया जाता है। वेल, ज़ोडिएक ने पॉल की तरह डेव की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है, और यही हाल अब रॉबर्ट के साथ भी होने वाला है, क्योंकि अब तक रॉबर्ट की वाइफ रॉबर्ट के पागलपन से थक चुकी है। तो वो एक दिन मौका पाकर घर छोड़कर चली जाती है। वेल, वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि रॉबर्ट का ऑब्सेशन फैमिली को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि आजकल घर पे कॉल आ रहे हैं, जिस पर हैवी ब्रीदिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। पॉसिबली ये ज़ोडिएक का काम है, मगर रॉबर्ट फैमिली की फिक्र किए बगैर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है, और एक दिन उसे लिंडा से मिलने का मौका मिल जाता है, जो कि प्रिजन में कैद है। रॉबर्ट को लिंडा से पता चलता है कि डार्लेन लड़कों में काफी फेमस थी, मगर उन लड़कों में से एक आदमी काफी अजीब था, जो डार्लेन से हमेशा लोगों को जान से मारने की बातें करता था। तो डार्लेन उस आदमी से दूर ही रहती थी, मगर न जाने क्यों उसने डार्लेन को फॉलो करना चालू कर दिया। और काफी सोचने के बाद लिंडा बताती है कि उस आदमी का पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे उसका निकनेम पता है। उस आदमी को ले बुलाया जाता है। तो ये नाम सुनकर रॉबर्ट के दिमाग में घंटी बजने लगती है, क्योंकि ज़ोडिएक होने की सबसे तगड़ी पॉसिबिलिटी आर्थर ले एलन नाम के शख्स की ही थी, मगर राइटिंग मिसमैच की वजह से आर्थर पे से इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी गई। मगर तभी रॉबर्ट को याद आता है कि उसने डार्लेन के केस रिकॉर्ड में पढ़ा था कि डार्लेन आर्थर ले एलन को जानती थी। तो अब रॉबर्ट पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि ज़ोडिएक आर्थर ले एलन है। तो रॉबर्ट सीधा डिटेक्टिव डेव से मिलने जाता है और उसे अपनी सारी थ्योरीज बताने लगता है। तो डेव भी कहता है कि मुझे शुरुआत से ही आर्थर पर शक था, मगर हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। हम आर्थर को ज़ोडिएक प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोर्ट में हम अपनी थ्योरी बताएंगे तो जज इन्हें कोइंसिडेंट कह के रूल आउट कर देगा। डेव कहता है कि रॉबर्ट, मेरी मानो तो ये केस ड्रॉप कर दो और तुम बस अपनी बुक को लेकर पब्लिश कर दो। तुम पहले ही काफी कुछ कर चुके हो। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हमें दिसंबर 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉबर्ट को एक स्टोर में आर्थर ले मिलता है, मगर ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। मगर रॉबर्ट को पूरा यकीन है कि आर्थर ही ज़ोडिएक है जिसने डार्लिन को मारा था। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां हमें 8 साल बाद 1991 का टाइम दिखाया जाता है, जहां डार्लिन के बॉयफ्रेंड माइक ने फाइनली अथॉरिटी से बात करने के लिए राजी हो गया है। तो उससे पूछा जाता है कि उस रात तुमने किसको देखा था, डार्लिन का खूनी कौन हो सकता है। तो माइक आर्थर को पॉइंट आउट कर देता है, यानी रॉबर्ट और डेव का शक बिल्कुल सही था, आर्थर ही ज़ोडिएक है। मगर अब इस केस को 22 साल हो चुके हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब माइक ने आर्थर को आइडेंटिफाई किया था, तब पुलिस वाले आर्थर पे चार्जेस लगाने वाले थे, मगर उससे ही पहले हार्ट अटैक से
आर्थर मारा गया। फिर ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट ने ज़ोडिएक केस को क्लोज कर दिया, मगर कुछ काउंटीज में ये केस अभी भी ओपन है। और तो और इस केस का ओनली इन मेन सस्पेक्ट आर्थर ही है। रही बात डेव की, उस पे से फोर्जरी के चार्जेस हटवा दिए जाते हैं और क्राइम रिपोर्टर पॉल एक बीमारी में गुजर गया और वहीं रॉबर्ट अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा है। मगर आर्थर के मरने के बाद से रॉबर्ट के घर पे ज़ोडिएक का कॉल आना बंद हो गया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।